Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is the degradation of sphingomyelin. इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड की जो पहली क्लास है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड उसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि उसकी जो दूसरी क्लास है स्फिंगोमाइलिन उसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है और उसको कौन कौन से एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनका दूसरा नाम था फॉस्फोग्लिसराइड्स। सो इसीलिए उनको जो एंजाइम्स डिग्रेड कर रहे थे, उनकी डिग्रेडेशन करा रहे थे, उनको हमने नाम दिया था फॉस्फोलाइपेजेस। और जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी सिर्फ वाहिद एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन है बॉडी के अंदर। सो हमने सिर्फ स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन देखनी है कि वो किस तरह से होती है। और स्फिंगोमाइलिन को जो डिग्रेडेशन करवा रहे होते हैं उसकी एंजाइम, उनका नाम है स्फिंगोमाइलिनेज। स्फिंगोमाइलिनेज एक्चुअली इसकी डिग्रेडेशन में दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक स्फिंगोमाइलिनेज है और एक सेरामाइडेज है। कौन कौन से दो एंजाइम इन्वॉल्व हैं? एक स्फिंगोमाइलिनेज है और एक सेरामाइडेज है। अब ये यहाँ मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्गेनेली मैंने यहाँ ड्रॉ किया है लाइसोसोम। ये जो स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम है ये इस लाइसोसोम के अंदर मौजूद होता है, ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है। तो पहली चीज़ स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन के हवाले से क्या है कि स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन में दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्फिंगोमाइलिनेज और सेरामाइडेज। अब हर एंजाइम जो है वो एक मुख्तलिफ बॉन्ड को ब्रेक करता है। जिस तरह हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स की डिग्रेडेशन में देखा था कि मुख्तलिफ फॉस्फोलाइपेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे थे, इसी तरह जो स्फिंगोमाइलिनेज है वो एक मुख्तलिफ बॉन्ड पर एक्ट करके उसको ब्रेक करता है और सेरामाइडेज एक मुख्तलिफ बॉन्ड पे एक्ट करके उसको ब्रेक करता है। और स्फिंगोमाइलिनेज लाइसोसोमल एंजाइम है, ये लाइसोसोम के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि स्फिंगोमाइलिनेज जो है वो किस बॉन्ड को ब्रेक करता है और सेरामाइडेज किस बॉन्ड पर एक्ट करके उसको ब्रेक करता है। उससे पहले यहाँ मैंने एक स्फिंगोमाइलिन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक अल्कोहल होता है, इसको कहते हैं स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन अल्कोहल 18 कार्बन अल्कोहल होता है स्फिंगोसीन, पहली चीज़। दूसरी, उसके साथ एक अमाइड लिंकेज के थ्रू लॉन्ग चेन फैटी एसिड जुड़ा होता है। यहाँ पर एक बात थोड़ी डिफरेंट है कि जो फॉस्फोग्लिसराइड्स थे या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स उनमें जो फैटी एसिड्स ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए थे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू लगे हुए थे, लेकिन जो स्फिंगोमाइलिन है उसमें जो फैटी एसिड स्फिंगोसीन के साथ जुड़ा हुआ होता है वो अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। तो दो चीज़ें अभी तक हमने देखी कि उसके स्ट्रक्चर में एक लॉन्ग 18 कार्बन अल्कोहल है स्फिंगोसीन और एक फैटी एसिड है जो कि अमाइड लिंकेज के थ्रू स्फिंगोसीन के साथ जुड़ा हुआ है। स्फिंगोसीन और फैटी एसिड ये आपस में मिलकर बनाते हैं सेरामाइड, और अगर उस सेरामाइड के साथ फॉस्फेट और कोलिन लग जाए तो ये होल स्ट्रक्चर बनता है स्फिंगोमाइलिन। ये हम जब हमने स्फिंगोमाइलिन देखी थी उसके इंट्रोडक्शन में तो उसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ मैं सिर्फ एक रिव्यू दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि स्फिंगोमाइलिनेज किस जगह पर एक्ट करता है और सेरामाइडेज किस जगह पर एक्ट करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है स्फिंगोसीन, उसमें एक चीज स्फिंगोसीन, एक फैटी एसिड जो कि अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट और कोलिन। तो सबसे पहले इस पे जब इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इस पर एक्ट करता है स्फिंगोमाइलिनेज। स्फिंगोमाइलिनेज कौन सी बॉन्ड पे एक्ट करता है? ये इस जगह पर एक्ट करता है और ये वाली बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वाली। जब इस बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा तो फॉस्फेट और कोलिन का जो कॉम्प्लेक्स है फॉस्फोराइल कोलिन, ये फॉस्फोराइल कोलिन ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा? स्फिंगोसीन और उसके साथ जो फैटी एसिड लगा हुआ है। ये स्फिंगोसीन और उसके साथ वाला फैटी एसिड ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेरामाइड। तो स्फिंगोमाइलिनेज ने किया क्या कि इसने स्फिंगोमाइलिन को कन्वर्ट करा दिया सेरामाइड में और फॉस्फोराइल कोलिन में, क्योंकि जो सेरामाइड है जब वो फॉस्फोराइल कोलिन के साथ बाइंड करता है तो स्फिंगोमाइलिन बनती है। तो स्फिंगोमाइलिनेज ने इस रिएक्शन का रिवर्स किया कि इसने फॉस्फेट और कोलिन जो लगा हुआ था उसको रिमूव करा दिया, इस बॉन्ड पे एक्ट किया।
जिस तरह ये फॉस्फेट जिस बॉन्ड के थ्रू अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमने जैसे डिस्कस किया था फॉस्फोलाइपेज सी, वो भी उस बॉन्ड पर एक्ट कर रहा था जो फॉस्फेट और कोलिन, फॉस्फेट जिस बॉन्ड के थ्रू अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी उसी बॉन्ड पे एक्ट करता है जिस बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट जो है वो अल्कोहल के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं इसको यहाँ नंबरिंग कर दूं तो ये वाली बॉन्ड जो है स्फिंगोमाइलिनेज उस पर एक्ट करता है। जब इस बॉन्ड पे एक्ट करेगा तो ये फॉस्फेट और कोलिन का कम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा। ये फॉस्फेट और कोलिन का कम्प्लेक्स फॉस्फोराइल कोलिन ये यहाँ से अलहदा हो गया। बाकी जो स्ट्रक्चर बचेगा अल्कोहल और उसके साथ जो फैटी एसिड लगा हुआ है ये बचेगा सेरामाइड। सो इट मीन्स स्फिंगोमाइलिनेज स्फिंगोमाइलिन को सेरामाइड में कन्वर्ट करा रहा है। ये पहला एंजाइम था। दूसरा हमने एंजाइम डिस्कस किया सेरामाइडेज। एज द नेम इंडिकेट सेरामाइडेज ये एक्ट किस पे करेगा, ये सेरामाइड पे एक्ट करेगा। जैसा कि स्फिंगोमाइलिनेज था उसने स्फिंगोमाइलिन पर अपना एक्शन परफॉर्म किया, इसी तरह जो सेरामाइडेज है वो सेरामाइड पे अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब होगा क्या, अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बची है। अगर आप देखें तो एक ही बॉन्ड बची है जिसके थ्रू ये फैटी एसिड जो है, ये वाला फैटी एसिड वो इस अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है, ये अमाइड लिंकेज। तो सेरामाइडेज इस अमाइड लिंकेज पर एक्ट करेगा, इस अमाइड लिंकेज पे, और ये अमाइड लिंकेज को तोड़ देगा। और ये जो फैटी एसिड अमाइड लिंकेज के थ्रू स्फिंगोसिन के साथ लगा हुआ था उसको यहाँ पर उसने अलहदा करा दिया और स्फिंगोसिन को अलहदा करा दिया। तो अब 2 स्टेप में, 2 स्टेप्स के अंदर जो है स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन हुई। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि स्फिंगोमाइलिनेज ने स्फिंगोमाइलिन पे एक्ट किया, उसमें से ये वाली बॉन्ड ब्रेक कराई और फॉस्फोराइल कोलिन को अलहदा कर दिया। जब फॉस्फोराइल कोलिन अलहदा हो गया पीछे बचा सेरामाइड। फिर दूसरा एंजाइम आता है सेरामाइडेज, तो वो सेरामाइड पर एक्ट करते हैं। ये फैटी एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है स्फिंगोसिन के साथ वो इस बॉन्ड को ब्रेक करा देता है, तो ये फैटी एसिड रिमूव हो गया, बाकी बचा स्फिंगोसिन। तो अब स्फिंगोसिन अलहदा हो गया, फैटी एसिड अलहदा हो गया और फॉस्फोराइल कोलिन अलहदा हो गया। तो बेसिकली ये 2 एंजाइम जो हैं ये स्फिंगोमाइलिन की कंप्लीट डिग्रेडेशन करा देते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, फॉस्फोराइल कोलिन, स्फिंगोसिन, फैटी एसिड। अब इसमें से ये जो सेरामाइड बनता है, पहला एंजाइम जो है स्फिंगोमाइलिनेज, इसके एक्शन की वजह से जो हमारे पास सेरामाइड बनता है। अब ये सेरामाइड क्या करता है कि ये सेरामाइड और फिर सेरामाइडेज के एक्शन से जो स्फिंगोसिन बनता है, ये दोनों इनके 3 फंक्शंस हैं, 3 चीजें ये करते हैं। ये सेरामाइड जो कि फर्स्ट एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज के एक्शन की वजह से बना है स्फिंगोमाइलिन से, ठीक है, तो वो सेरामाइड, और दूसरा क्या है स्फिंगोसिन जो कि सेरामाइडेज के एक्शन से बना। इनके 3 फंक्शन है। पहला है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को रेगुलेट करते हैं, किस चीज को, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को रेगुलेट करते हैं। और दूसरा है कि ये प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन कराती हैं, जब प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को ये इन्फ्लुएंस कराते हैं तो इनके जो प्रोटीन सबस्ट्रेट हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है। दूसरा ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है उसको ये प्रमोट करते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम इससे मुतल्लिक एक क्लिनिकल कंडीशन डिस्कस करेंगे। स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन के लिए 2 एंजाइम चाहिए। पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो एंजाइम, स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन के लिए कौन से एंजाइम चाहिए। तो स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन के लिए 2 एंजाइम चाहिए, एक स्फिंगोमाइलिनेज और सेरामाइडेज। सबसे पहले एक्शन होता है स्फिंगोमाइलिनेज का, उसके बाद होता है सेरामाइडेज का। एज द नेम इंडिकेट्स स्फिंगोमाइलिनेज इट विल एक्ट अपॉन स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन पर एक्ट करेगा। अब स्फिंगोमाइलिन में एक ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड पे ये एक्ट करेगा, तो ये उस बॉन्ड पे एक्ट करेगा जिसके थ्रू ये फॉस्फेट अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस बॉन्ड पे एक्ट करेगा तो ये फॉस्फेट और कोलिन का कम्प्लेक्स अलहदा हो जाएगा और सेरामाइड अलहदा हो जाएगा। तो इसमें से फॉस्फेट और कोलिन का कम्प्लेक्स अलहदा हुआ और बाकी सेरामाइड बचा। फिर दूसरा एंजाइम आएगा सेरामाइडेज। एज द नेम इंडिकेट इट विल एक्ट अपॉन सेरामाइड, और जब ये सेरामाइड पर एक्ट करेगा तो इसमें से जो बकिया एक बॉन्ड बची है
ये फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में, ये इस पर एक्ट करेगा, फैटी एसिड अलहदा हो जाएगा और अल्कोहल अलहदा हो जाएगा, तो ये उसकी कंप्लीट डिग्रेडेशन हो गई। दूसरी बात ये है कि स्फिंगोमाइलिनेज लाइसोसोमल एंजाइम है, लाइसोसोम्स के अंदर होता है, और ये जो सेरामाइड बनता है और स्फिंगोसिन बनता है, इसके तीन फंक्शन है। एक तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को रेगुलेट करता है, दूसरा प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, और जब प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है तो इसके प्रोटीन सबस्ट्रेट्स की फॉस्फोराइलेशन होती है, और तीसरा ये एपोप्टोसिस को प्रोमोट करता है। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन। अब हम देखेंगे एक क्लिनिकल कंडीशन जो कि इससे रिलेटेड है। अब हम देखने जा रहे हैं कि स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन से रिलेटेड जो क्लिनिकल है, नेमन-पिक डिजीज। नेमन-पिक डिजीज, ये जो नेमन-पिक डिजीज है, ये किसी भी नस्ल के लोगों में हो सकती है, मतलब किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक है उनमें ये नेमन-पिक डिजीज हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ किन लोगों में होती है, ये ज़्यादा कॉमन किस में है, एश्किनाजी जूइश पीपल। जो एश्किनाजी जूइश पीपल हैं उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती है और उनके अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होती है, लेकिन ये किसी भी नस्ल के लोगों में हो सकती है। अब इस नेमन-पिक डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो स्फिंगोमाइलिनेज है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अभी हमने जब स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन देखी तो उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया कि स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन में दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक स्फिंगोमाइलिनेज और सेरामाइडेज। जो स्फिंगोमाइलिनेज था वो क्या करवा रहा था कि वो स्फिंगोमाइलिन को कन्वर्ट करा रहा था सेरामाइड और फॉस्फोराइल कोलिन में। तो बेसिकली फर्स्ट एक्शन जो था वो स्फिंगोमाइलिनेज का था और वो स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन करा रहा था। लेट्स सपोज अगर स्फिंगोमाइलिन की ही डेफिशिएंसी है तो जो स्फिंगोमाइलिन है उनकी डिग्रेडेशन होगी, जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो अकोमुलेट हो जाएंगे, तो स्फिंगोमाइलिन अकोमुलेट हो जाते हैं और फिर वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म क्या है डिजीज़ का, अगर आपको नॉर्मल इसकी स्फिंगोमाइलिनेज का एक्शन आता है तो सिर्फ ये बात समझने से कि स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, बाकी सारा कुछ आप खुद उससे बना सकते हैं। नॉर्मली वो स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन करा रहा था, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिग्रेडेशन होगी, जाहिर सी बात है कि डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब डिग्रेडेशन नहीं होगी तो उनका लेवल वो अकोमुलेट होने लग जाएंगे। जो नए स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन होनी थी जिनकी, अब वो नहीं हो रही तो वो अकोमुलेट होने लग जाएंगे, और जब वो अकोमुलेट होंगे तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर वहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट्स काज करवाएंगे। सो इसकी दो टाइप्स हैं, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ए में क्या होता है और फिर देखेंगे टाइप बी में क्या होता है। जो टाइप ए है ये मोर सीवियर फॉर्म है इसकी नेमन-पिक डिजीज की। इसमें होता क्या है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है स्फिंगोमाइलिनेज की, ये 1% से भी कम हो जाती है, यानी नॉर्मल अगर 100% है तो इस केस में टाइप ए नेमन-पिक डिजीज में इसका जो एक्शन है स्फिंगोमाइलिनेज का वो 1% से भी कम हो जाता है। अब जब इसका एक्शन कम हो गया तो स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, जब स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो अकोमुलेट हो जाएंगे और फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे। उनमें से मोस्ट इफेक्टेड टिश्यू कौन सा है, सबसे पहला लीवर के अंदर स्फिंगोमाइलिन की जब डिपोजिशन होगी, क्योंकि प्राइमरी साइट्स यही है लीवर और स्प्लीन, जब लीवर के अंदर स्फिंगोमाइलिन की डिपोजिशन होगी तो लीवर इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप उसके एक बैग है सपोज कर लें, बैग के अंदर जितनी जगह आप भरते जा रहे हैं तो एक गुब्बारा है समझ लें, उसके अंदर हवा जब आप भरते जा रहे हैं तो वो इनलार्ज होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह लीवर के अंदर स्फिंगोमाइलिन जो है वो डिपॉजिट होते जाएंगे और लीवर फाइनली इनलार्ज हो जाएगा। तो इन पेशेंट्स में क्या होगा, हिपैटोमेगाली कि लीवर इनलार्ज होगा। दूसरा है स्फिंगोमाइलिन जो है वो स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्फिंगोमाइलिन लीवर के अंदर अकोमुलेट हो रहे थे तो वो इनलार्ज हो गया, उसी तरह स्फिंगोमाइलिन जब स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट होते रहेंगे तो स्प्लीन भी इनलार्ज होगा। तो इन पेशेंट्स में होगा क्या, एक तो हिपैटोमेगाली होगी और फिर दूसरी स्प्लीनोमेगाली होगी। तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली इन पेशेंट्स में एक फीचर होगा और ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म है नेमन-पिक डिजीज़ की, क्योंकि इनमें जो एंजाइम का एक्शन है वो उसके 1% से भी कम हो जाता है। नॉर्मल अगर 100 है तो इसमें 1% से भी कम हो जाता है। और दूसरा ये कि स्फिंगोमाइलिन फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अकोमुलेट हो जाएंगे
और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो अकोमुलेट होंगे तो जो न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने लग जाएंगे स्फिंगोमाइलिन के हाई लेवल की वजह से। और ये जो डिजीज़ है टाइप ए नेमन-पिक डिजीज़, इसका ऑनसेट बहुत जल्दी है, यानी ये वेरी अर्ली एज में ये अपीयर होने लग जाती है। ये डिजीज़ ऑनसेट इसकी वेरी अर्ली एज में होती है। और जब ऐसा होता है कि लीवर भी इनलार्ज हो चुका है, स्प्लीन भी इनलार्ज हो चुका है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग गई हैं बहुत ही अर्ली एज में, तो इसी तरह ये डेथ हो जाती है फाइनली अर्ली एज में। नेमन-पिक डिजीज में क्या होता है, फाइनली अर्ली एज में बालों का डेथ हो जाती है। ये थी टाइप ए नेमन-पिक डिजीज। कि नेमन-पिक डिजीज जनरली में स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी है। अब स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी किस हद तक है, वो ज़्यादा है या कम है, तो इस बुनियाद पर उसकी दो टाइप्स हैं, एक टाइप ए है और टाइप बी है। तो टाइप ए है ये ज़्यादा सीवियर है, इट मीन्स इसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और वो डेफिशिएंसी कितनी होती है कि जो नॉर्मल अगर 100% एक्शन कर रहा था तो इस केस में सिर्फ 1% से भी कम रह जाता है, इतनी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हिपैटोमेगाली स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन चूँकि होगी नहीं, स्फिंगोमाइलिन डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और मोस्ट प्राइमरी साइट जहाँ पर स्फिंगोमाइलिन डिपॉजिट होते हैं वो लीवर है और स्प्लीन है। तो लीवर के अंदर डिपॉजिट होंगे और स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट होंगे, तो स्प्लीन इनलार्ज होगी, लीवर इनलार्ज होगा, हिपैटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्फिंगोमाइलिन जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्फिंगोमाइलिन डिपॉजिट होता है तो न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, और जब न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं और चूंकि इस डिजीज़ का ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है। दूसरी है टाइप बी। ये टाइप ए के मुकाबले में लेस सीवियर है। हमने पहले कहा कि इन दो क्लासेस की जो डिवीजन है वो किस बुनियाद पर है कि डेफिशिएंसी एंजाइम की किस हद तक है। अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सीवियर है और कम है तो कम सीवियर है। इसमें चूंकि ज़्यादा थी तो ये ज़्यादा सीवियर थी, इसमें कम होती है टाइप बी में, इसीलिए ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेस सीवियर है। इसमें जो एंजाइम का एक्शन है वो 10% तक रहता है, यानी अगर नॉर्मल 100 था तो टाइप ए में 1% से भी कम रह जाता है और टाइप बी में 10% तक रहता है। तो इसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा है और इसमें डेफिशिएंसी कम है। दूसरी बात ये कि इसका जो ऑनसेट है वो बहुत जल्दी होता है, वेरी अर्ली एज में, टाइप ए का। लेकिन टाइप बी का जो ऑनसेट है वो लेट होता है जाकर। तो इसमें तो हमने कहा था हिपैटोमेगाली हो रहा है, इधर न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, स्प्लीनोमेगाली हो रही है और अर्ली एज में डेथ हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरल टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि इसका जो एक्शन है वो 10% तक मौजूद है। तो इसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यू है, इसको कोई डैमेज नहीं होता टाइप बी में, लेस सीवियर है क्योंकि। उसके अलावा जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं उनमें एक लीवर है, स्प्लीन है और बोन मैरो है। लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी अफेक्टेड होते हैं टाइप बी में, और इसकी वजह से डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप बी। तो नेमन-पिक डिजीज़ जनरल है क्या कि ये एक डिसऑर्डर है स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन से रिलेटेड। तो ये किसी भी नस्ल के लोगों में हो सकता है, ज़्यादा कॉमन है ये अश्केनाज़ी जूइश पीपल में। अब इसमें होता क्या है, स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्फिंगोमाइलिनेज ने स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन करानी है, जब उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो कॉम्युलेट हो जाएंगे, और जब वो कॉम्युलेट होंगे तो मुख्तलिफ टिश्यू में डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और जब मुख्तलिफ टिश्यू में डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट्स काज करवाएंगे। अब डेफिशिएंसी एंजाइम की किस हद तक है, ज़्यादा है या कम है, इस बुनियाद पर उसकी दो टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए ज़्यादा सीवियर है क्योंकि इसमें स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मल से मुकाबले में 1% से भी कम एक्शन एंजाइम का रह जाता है, और ये ऑनसेट भी बहुत जल्दी है इस डिजीज़ का। होता क्या इसमें हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस और डेथ इन अर्ली एज। टाइप बी लेस सीवियर है क्योंकि इसमें एंजाइम का एक्शन 10% तक रहता है, और ये ऑनसेट भी देर से होती है, ऑनसेट भी इसका लेट है। इसमें न्यूरल टिश्यू को कोई चेंज नहीं आती, कोई डैमेज नहीं आता। लीवर, बोन मैरो और स्प्लीन ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं और डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है। सो अभी तक हमने देखा कि स्फिंगोमाइलिन की डिग्रेडेशन में स्फिंगोमाइलिनेज और सेरामाइड इन्वॉल्व है, फिर वो कैसे कैसे करते हैं, तो कौन कौन सी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फाइनल क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, और उससे रिलेटेड क्लिनिकल कंडीशन नेमन-पिक डिजीज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट द degradation of phospholipid. Thank you.